डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलेक्सिस है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट फ्लोरिडा का रहने वाला हूँ। मुझे ये स्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आपको घने घने जंगल देखने को मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर बीचेस देखने को मिल जाएंगे, इसी के साथ बेहतरीन शहर देखने को मिल जाएंगे और एक ऐसा ही शहर मायामी जो हमेशा मेरे सपनों में छाया रहता था। इसके सुंदर सुंदर बीचेस मैं तस्वीरों में देखा करता था और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नहीं लग रही है वो है महंगाई। यहाँ पर इतनी महंगाई है कि मैंने जितनी सेविंग की हुई थी बड़ी तेज़ी से ख़त्म होती जा रही थी। इसलिए मैंने सोचा यहाँ ज़्यादा समय रह नहीं पाऊँगा, मुझे एक ऐसी नौकरी ढूंढनी होगी जिसमें तनख्वाह अच्छी हो। जब मैंने यहाँ पर नौकरी ढूंढनी शुरू की तो मुझे पता चला यहाँ पर काफ़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है बड़ी आसानी से और तनख्वाह भी बढ़िया होती है। लेकिन फिर एक और परेशानी मेरे सर पर गिर गई। यहाँ पर घर लेना किसी मुसीबत से कम नहीं। महंगे से महंगे, आलीशान से आलीशान घर आपको मिल जाएंगे, लेकिन सस्ते घर की कोई बात नहीं करता। और मुझे हमेशा से सस्ते घर में रहना अच्छा लगता है, इससे आपके ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। और यहाँ कोई सस्ता घर था ही नहीं। मेरी आंखें तनख्वाह देखकर चुंधी आ गई थी, लेकिन वो चुंधी हुई आंखें फिर से काली फिर गई जब यहाँ घरों के रेट पता चले। अब मैं सस्ता घर ढूंढने लगा और जब सस्ता घर नहीं मिला तो मुझे वो नौकरी छोड़नी थी और मैं एक ऐसी नौकरी ढूंढने लगा जहाँ पर मुझे बहुत ढेर सारे पैसे मिले, जिससे मैं अच्छे घर में रह पाऊँ। और ऐसी नौकरी ढूंढने में परेशानी होने लगी। किराए के मकानों में मैं रहता जा रहा था जहां सिर्फ एक छोटा सा कमरा मिलता और उसमें बड़ी मुश्किल से रहना पड़ता। किचन भी छोटा सा था। अब मुझे लगने लगा था मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक ऐसी नौकरी मुझे किसी ने रेकमेंड कर दी जो शायद मेरे सपनों को पूरा कर सकती थी। इस शहर के बिल्कुल बाहर की तरफ एक नया अम्यूज़मेंट पार्क बना था और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी। मैंने जब फ़ोन किया उन्होंने मुझे जल्द ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया। समय बर्बाद नहीं करना चाहता था मैं। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा मेरी इंटरव्यू हुई और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जितनी तनख्वाह मुझे मिलने वाली थी उससे घर का गुजारा हो सकता, मैं किस्त दे सकता, एक अच्छे मकान की मुझे किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से मैं लोन करवा के घर ले सकता था। अब मुझे लगा सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और मैं वहां नौकरी करने को तैयार हो चुका था। अब मुझे घर ढूंढना था शहर के बाहर। और अब एक और अच्छी चीज़ हो गई, शहर से बाहर घर सस्ते मिलते हैं और उस रास्ते पर घर सबसे ज़्यादा सस्ते कहे जाते थे जो अम्यूज़मेंट पार्क में जाने का रास्ता था। वहाँ एक घर मैंने ढूंढ लिया और मुझे वो पसंद भी आ गया। मैंने उसके मालिक से बात की, यहाँ पर मैं किराए पर रहना शुरू कर दूँगा, जैसे जैसे तनख्वाह आती जाएगी मैं लोन करवा लूँगा और इस घर को खरीद लूँगा। मालिक मान चुका था, क्योंकि मैं उसे बाकियों से थोड़े ज़्यादा पैसे दे रहा था, जबकि उस शहर के मुकाबले मुझे बहुत सस्ते में घर मिल रहा था। 3 दिन तक मेरी ट्रेनिंग चली थी और उस अम्यूज़मेंट पार्क को बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था जब कभी मुझे छुट्टी होगी यहाँ अंदर घूम लिया करूँगा। 3 दिन तक बाहर वाले सर्कल पर मेरी ट्रेनिंग चलती रही। अब आपको बताता हूँ कि ये अम्यूज़मेंट पार्क में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले तो बाहर वाला सर्कल है, यानी कि सिक्योरिटी एरिया। इसे जैसे 4 दीवारी की तरह बंद किया हुआ है, क्योंकि ये अम्यूज़मेंट पार्क एक जंगल के बीच बनाया गया है। चारों तरफ फेंसिंग की गई है, दीवारें बनाई गई हैं। कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता।
बाहर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो सबकी चेकिंग करते हैं, सामान चेक करते हैं, उसकी पर्ची बनाई जाती है और कोई भी बिना हमें बताए अंदर नहीं जा सकता। और इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड सर्कल। अब सेकंड सर्कल में बस छोटी सी फेंसिंग की गई है और उसके अंदर पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क है और इन दोनों के बीच वाली जगह पर कई बार ये सिक्योरिटी गार्ड राउंड लगाते हैं, यानी इससे ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी यहाँ हो ही नहीं सकती। मेरी ड्यूटी सेकंड सर्कल पर लगने वाली थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अम्यूज़मेंट पार्क के लगभग अंदर ही मेरी ड्यूटी लगती। जितने भी लोग अंदर रहने वाले थे उनकी चेकिंग करनी थी और उस गेट से उन्हें अंदर भेजना था। 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर भी काम करते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही होती। लेकिन एक लड़का जो 6 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ होता, उसके बाद अम्यूज़मेंट पार्क को बहुत जल्दी जल्दी बंद करना होता। मैं देख रहा था कई ऐसे लोग होते जो वहाँ रुकना चाहते, भीड़ होती वहाँ, लेकिन यहाँ रूल बनाया गया था 10 बजे हर मशीन को बंद करना शुरू कर देते थे और लगभग 11:30 तक सब यहाँ से निकल जाते थे। सिर्फ ये 3 सिक्योरिटी गार्ड ही बचते थे। मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता रहा। 3 दिन तक ट्रेनिंग चली। उसके बाद मुझे सेकंड सर्कल में भेज दिया गया। अब सेकंड सर्कल में वहाँ मैं बैठा रहता, थोड़ी सी चेकिंग करता, बाहर से सामान अंदर जाता, अंदर से सामान बाहर जाता। बड़ा सा गेट लगा हुआ था जहाँ से बाहर से गाड़ियाँ अंदर आती, अंदर से बाहर जाती। बस मेरा यही काम होता और कई बार राउंड लगाने के लिए मैं अंदर भी चला जाता और अंदर जाकर जब मैं देखता मुझे बहुत खुशी होती। जब लोग इस तरह रोलर कोस्टर पर एंजॉय कर रहे होते, उन्हें देखने में भी एक अलग ही सुकून है। लोगों की खुशी में हम खुद की खुशी भी ढूंढ सकते हैं कि जब हम छुट्टी करेंगे बिल्कुल ऐसे ही मज़ा करेंगे। अंदर वाटर पार्क बना हुआ था, VR सिस्टम बना हुआ था, हॉरर हाउस बना हुआ था, एक किला बनाया गया था। हर चीज़ इस अम्यूज़मेंट पार्क में थी जो किसी और अम्यूज़मेंट पार्क में मौजूद हो सकती है। हर कोई यहाँ आकर बहुत खुश होता और कुछ लोग लड़कर जाते। लगभग 10 दिन हो चुके थे यहाँ पर काम करते हुए और अब मैं खास नियम समझ गया था। अब एक सबसे खास नियम जो मुझे अजीब लगता था कि 11:30 बजे हर कोई यहाँ सामान समेटता था, मशीनों को बंद करता था और 11:30 के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता था। सब भागकर बाहर आ जाते थे। मैं उनसे पूछता रहा आखिर ऐसा क्यों है। किसी ने पहले जवाब नहीं दिया और बाद में एक नया लड़का जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा था उसने बताया, इस जंगल की जब कटाई हो रही थी ना, वो पूरी कटाई दिन के वक्त हुई, क्योंकि इस जंगल को शापित जंगल कहा जाता है और यहाँ रात के वक्त कोई नहीं रुक सकता। 12 बजे के बाद यहाँ अजीब सी शक्तियों का वास शुरू हो जाता है। कई लोगों ने उसका एहसास किया है। यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, इसीलिए रूल बनाया गया कि 12 बजे के बाद यहाँ कोई रुक नहीं सकता। फिर यहाँ गलती ये होने लगी कि 12 बजे तक मशीनें बंद करते तो समय बीत जाता और यहाँ दुर्घटनाएं हो जाती। तो नियम बनाया गया 11:30 ताकि 12 बजने से पहले पहले हर कोई निकल जाए। इसलिए अब 11:30 हर कोई भाग कर बाहर आ जाता है। कोई मशीन चलती रह गई तो वो चलती ही रह जाती है। अब उनकी बातों से मुझे ऐसा लगने लगा था यहाँ हर कोई अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है। लेकिन मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, किसी की बेइज्जती भी नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा उनकी बात चुपचाप मुझे भी मान लेनी चाहिए। उन्हीं के साथ 11:30 बजे मैं भी बाहर वाले सर्कल पर आ जाता। कभी कभी अंदर वाले सर्कल के बाहर वाली साइड ही में रहता, अंदर बिल्कुल नहीं जाता और मैं देखता रहता अंदर कोई भी ऐसी दुर्घटना, ऐसी अजीब चीज़, कोई भूत प्रेत कभी नज़र आया ही नहीं। 15 से 20 दिन निकल गए थे। मैं बाहर ही रहता, बस अंदर देखता रहता, कोई है तो नहीं। मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। फिर मुझे लगने लगा था अंधविश्वास ऐसे ही होते हैं, बेढंगी चीज़ों पर यकीन कर लिया जाता है। और 20 दिन बाद वहाँ एक नई लड़की काम पर आई थी। पीछे एक आइसक्रीम पार्लर बनाया गया था और वो आइसक्रीम पार्लर जेनिफर चलाने वाली थी। जेनिफर बहुत खूबसूरत लड़की, जिसके पीछे अम्यूज़मेंट पार्क में काम करने वाले कई लड़के पड़ चुके थे। वो इतनी खूबसूरत थी, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी शांत स्वभाव की थी
और जब उसे कोई तंग करता वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती और उन्हें भगा देती। इसलिए सब अब उससे दूर रहने लगे थे। मुझे शौक था आइसक्रीम खाने का, और यहाँ इससे पहले आइसक्रीम पार्लर नहीं था। एक दुकान जो अंदर बनी हुई थी वहाँ से आइसक्रीम मिलती थी, लेकिन वो अच्छी नहीं थी। मैं अब उसके पास हर रोज़ आइसक्रीम खाने के लिए पहुँच जाता, लेकिन मुझे सुनने में आया था कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, अकेला रहना पसंद करती है। थी वो बहुत खूबसूरत, इसलिए मेरी आंखें उस पर टिक जाती। मैं अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका लेता, आइसक्रीम लेता और वहाँ से निकल जाता। मैं उससे ज़्यादा बात भी नहीं करता। 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा और 5वें दिन उसने मुझसे खुद ही बात की और वो कहने लगी, यहाँ के लड़के बहुत बदतमीज़ हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे थे। तो मैंने गुस्सा दिखाया, मुझे लगता है तुम भी इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम पर गुस्सा दिखाऊंगी। मैंने आंखें ऊपर नहीं की और कहा, देखो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, तुम अपना काम कर रही हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे बस आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बार बार आता रहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारा कोई पीछा वीछा कर रहा हूँ या तुमसे मिलने आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे सच में आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो भी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में अपनी दादी की हाथ की आइसक्रीम मैं खाया करती थी। उसके बाद मुझे वो आइसक्रीम कहीं मिली ही नहीं। मैंने खुद का आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, लेकिन वहाँ चल नहीं रहा था और मुझे पता चला यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क खुला है और मैंने यहाँ ये जगह खुद खरीद ली। अब यहाँ आइसक्रीम पार्लर मैं चला रही हूँ और ठीक ठाक काम चल रहा है। बस यहाँ काम करने वाले कुछ परेशान कर रहे थे, अब वो परेशानी भी खत्म हो गई। तब मैंने उससे कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा फ्लेवर है आइसक्रीम बनाने का, तो तुम ऐसी आइसक्रीम बनाती हो। सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और मैं सोच रहा था ऐसी आइसक्रीम मैंने कब खाई थी। शायद मेरी दादी भी ऐसी ही आइसक्रीम बनाया करती थी। इस तरह वो भी खुश हो गई और मैं भी काफ़ी खुश था। हम दोनों में काफ़ी बातचीत हुई और धीरे धीरे ये बातचीत कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं वो अकेला था जो उसके आइसक्रीम पार्लर पर जाता और वो मुझसे इतनी खुश होकर बात करती कि सब जलते। सब ये कहते थे कि यहाँ अमीर लोग भी आते हैं जो इस पर लाइन मारते हैं। वो किसी को भाव नहीं देती, बस आइसक्रीम देती है। लेकिन ये जो लड़का है इसे बड़े हंस हंस कर बात करती है। अब मैं उन्हें क्या कहता। कुछ लड़कियों को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें प्यार से मनाया जा सकता है, और मैं शायद उससे दोस्ती कर पाया था अपना प्यार दिखाते हुए। धीरे धीरे 15 दिन बीत चुके थे और वो इंतज़ार करती मैं कब उसके पास आऊं, वो मुझसे बात कर सके। बाकी तो बदतमीज़ी किया करते थे, लेकिन मैं उससे काफ़ी प्यार से बात करता था और कोई बात करने वाला उसे भी चाहिए था। अब मुझे पता चला था असल में वो काफ़ी बातूनी है, बस उसे कोई दोस्त मिल जाए उसकी बातें रुकती नहीं थी और मुझे सुनना बहुत पसंद था। मैं चुपचाप सुनता रहता, वो बोलती रहती। इस तरह धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदलना शुरू हो गई थी। ये उससे मैंने ही पूछा था लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, और उसने हामी भर दी थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं थी और वो मुझे पसंद करती थी। मैं हर रोज़ खुशी खुशी उसके पास जाता और शायद मेरी खुशी को किसी की नज़र लगने वाली थी। लगभग 2 महीने हो चुके थे वहाँ काम करते हुए। मैं हर नियम का पालन कर रहा था और इस रात कुछ अलग था। यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और जेनिफर बहुत ढेर सारा सामान लेकर आई थी। ये वीकेंड था, भीड़ ज़्यादा होनी ही थी। कुछ लोग लड़ाई करने लगे कि आप अम्यूज़मेंट पार्क को बंद क्यों कर रहे हैं, हमारे पास टिकट्स हैं, हम उन राइड्स पर बैठना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन्हें रोका कि नियम है 11:30 बजे मशीनों को बंद करना है और 11:30 तक सबको बाहर निकलना है। वो आदमी काफ़ी गुस्सैल था और उसने गुस्सा दिखाया जेनिफर की दुकान पर। जेनिफर की दुकान के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। उसने वो बोर्ड उठाया और सीधा जेनिफर की दुकान के अंदर घुमाने लगा। उसकी आइसक्रीम, उसकी वो बड़ी मशीन नीचे गिर चुकी थी। इस बदतमीज़ को मैं सबक तो सिखा सकता था, लेकिन मेरी नौकरी मेरे हाथों को बांधे हुई थी। मैं क्या करता? तब मुझे लगा अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इसे पकड़वा सकता हूँ। वहाँ हमने पुलिस को कॉल की और 11:30 बजे पुलिस भी जल्दी जल्दी उसे पकड़कर वहाँ से ले जा चुकी थी।
सारी भीड़ धीरे धीरे खत्म हो गई और 11:30 तक सब बाहर निकल आए थे। मैं भी बाहर निकल आया था और जल्दी से मैंने ताला लगाया। फिर मैं सोचने लगा, हर रोज जेनिफर यहाँ से जाती थी, मुझे गले लगाकर जरूर जाती थी। भले ही वो गुस्से में हो, रो रही हो, उसका दिन बुरा निकला हो, मुझे गले लगाकर जाती थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। जेनिफर तो बाहर आई ही नहीं। फिर मैं वो ताला खोलने लगा। 11:30 के ऊपर का वक्त हो चुका था, 5-10 मिनट ऊपर हो चुके थे। फिर जल्दी जल्दी मैंने ताला खोला। मैं इधर उधर देखने लगा। नियम तोड़ रहा था मैं, लेकिन अगर किसी ने देखा नहीं तो बच जाऊंगा। अब मैं जल्दी जल्दी अंदर जाने लगा। बिल्कुल पीछे वाली साइड पर जेनिफर का वो आइसक्रीम पार्लर था। मैं जैसे ही वहाँ आइसक्रीम पार्लर में पहुँचा, सारी आइसक्रीम नीचे बिखरी हुई थी। उसका सामान नीचे बिखरा हुआ था। एक बड़ा सा कांच का मर्तबान जैसा नीचे टूटा पड़ा था, जिसके अंदर एक गुलाब बना हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, जेनिफर एक कपड़े से उसे ढकने लगी और वो रोती जा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारा सामान बनाया था, मेरी सारी जमा पूंजी इसमें लग चुकी थी और वो इस मशीन को तोड़कर चला गया। अब मुझे दोबारा ये मशीन बनानी होगी और मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था, वो भी तोड़कर चला गया। वो बड़ा सा मर्तबान जिसमें वो गुलाब पड़ा था, मेरे लिए उसने एक खास जगह से खरीदा था। वो मुझे देने वाली थी, लेकिन वो टूटा पड़ा था। वो रोए जा रही थी और मैं उसे कहने लगा, कोई बात नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, चलो चलो बाहर चलो, समय बहुत हो गया है। लगभग 10 मिनट रह गए हैं यहाँ 12 बजने में, और कहा जाता है 12 बजे कोई भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मैंने उसकी बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खड़ी तो हुई। मेरी बाजू उसने पकड़कर कहा, देखो यहाँ और कोई मौजूद नहीं है, मुझे भीड़ वैसे भी पसंद नहीं, आज मेरा दिन बहुत बुरा गया है। वो पीछे अम्यूज़मेंट पार्क की पहाड़ी देख रहे हो, वहाँ जाकर बैठते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं घबरा रहा था कि नियम टूट रहा है और वो मुझको कहने लगी, तुम भी उस अंधविश्वास पर यकीन करते हो? चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, वैसे भी कोई चेक करने के लिए अंदर भी नहीं आने वाला, किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी बात में दम था और मैं उसके साथ उस पहाड़ी की तरफ चलने लगा। वक्त 12 बजे का हो गया था और उस छोटी सी पहाड़ी, जो कि आर्टिफिशियल थी, लगभग 15 से 20 फुट ऊपर बनी हुई थी, जिस पर नकली घास लगाई हुई थी। ऊपर बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में पहाड़ों में बैठे हों। अचानक माथे पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने मुझे हिला दिया। मैंने तो आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाद धीरे धीरे वहां बारिश तेज होने लगी। पता ही नहीं चला बारिश कब आ गई। आसमान तो साफ था ना। ये मूसलाधार बारिश थी और इतनी ज़्यादा तेज, हम दोनों घबरा गए और मैंने उसकी बाजू पकड़ी। घड़ी देखी, 12 बजे के ऊपर का समय हो चुका था। तब मैं उसे कहने लगा, अब चले ना, बारिश भी होने लगी है, यहाँ से निकलते हैं। वो कहने लगी, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी से हम नीचे उतरने लगे। अब हम दोनों भीग रहे थे, इसीलिए एक शेड के नीचे रुक गए। अब जेनिफर कहने लगी थी, यहाँ रुकते हैं, बारिश में ज़्यादा भीग जाएंगे, हमें काफ़ी आगे तक जाना है, वो दूसरे सर्किट तक पहुँचने के लिए। मैं कहता जा रहा था, कोई बाहर से ना आ जाए मेरी हाल पूछने के लिए, हम पकड़े जाएंगे। अंदर कोई आएगा नहीं, लेकिन वहाँ मैं नहीं हुआ तो वो कुछ कहेंगे ज़रूर। मुझे अपनी नौकरी का डर था, लेकिन जेनिफर भीगने से डर रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और इतनी तेज बारिश में दूर देखा नहीं जा रहा था। जैसे ही बारिश में हम पहुंचे, ऐसा लगने लगा ये जो बारिश की बूंदें हैं गोलियों जैसी हो। वो हमारे शरीर पर दर्द कर रही थी, बड़ी ज़ोर से बज रही थी। हमने भागना शुरू कर दिया। हम जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते थे। जैसे जैसे कोई जगह आती छिपने वाली, वहाँ पहुँचते, उसके बाद इस तरह आगे बढ़ने लगते। अम्यूज़मेंट पार्क का वो आखिरी झूला, उसके पास से गुजरे थे। अब सामने वो सेकंड सर्किट आने वाला था। जैसे ही हम आगे भागने लगे, हम भागते रहे और वो सड़क जो सर्किट के उस गेट की तरफ जाती थी, उस सड़क पर हम भागते गए आगे। वो गेट आया ही नहीं। बारिश में दूर दूर तक कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। पीछे कुछ लाइट्स ज़रूर जल रही थी, लेकिन गेट पर कोई लाइट होनी चाहिए, वो नज़र क्यों नहीं आ रही। हम दोनों भागे, लेकिन गेट सामने नज़र नहीं आया।
वो सड़क से भागते भागते हम अम्यूजमेंट पार्क की दूसरी साइड पहुंच गए और मेरी आंखें खुली की खुली। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरफ तो गेट आना चाहिए ना, हम अम्यूजमेंट पार्क के वो वाटर पार्क वाले एरिया में कैसे पहुंच गए? इसके बाद मैं सोच में पड़ गया था। चलो शायद हम गलती से इस दिशा में आ गए, हमें उन झूलों के बीच से, वो डायनासोर पार्क के बीच से निकलना होगा, आगे जाकर हमें वो रास्ता नजर आएगा। अब मैं जेनिफर की बाजू पकड़कर आगे की तरफ भागता जा रहा था। ये मूसलाधार बारिश थी जो नीचे पानी को भरती जा रही थी। अम्यूजमेंट पार्क में इतनी तेज बारिश मैंने कभी नहीं देखी, यहां तो पानी भरने लगा था। फिर से 10 मिनट लग गए भागते भागते उसी जगह पहुंचने में। फिर से वो सड़क आई, आगे गेट होना चाहिए। हमने सीधा भागना शुरू कर दिया। भागते भागते आगे गेट की लाइट भी नजर नहीं आ रही, लेकिन काफी आगे जाने के बाद वो गेट तो नहीं आया, लेकिन हम अम्यूजमेंट पार्क की उस पहाड़ी वाले एरिया के पास पहुंच गए थे। ये देखने के बाद जेनिफर भी कहने लगी, इस तरफ का रास्ता ये पहाड़ी कैसे आ गई? हम दोनों हैरान थे, दोनों के पास कोई जवाब नहीं। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद भी है या नहीं? चलो हम बैक एग्जिट से चलते हैं। इसके बाद अब हम उस अम्यूजमेंट पार्क की एक बैक एग्जिट की तरफ जाने लगे। सेकंड सर्किट से निकलने का यह दूसरा रास्ता था जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब चाबियां तो मेरे पास है ना, उस सर्किट से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हम दोनों भागकर उस तरफ जाने लगे। अब यहाँ बड़ा सा शतरंज का वो प्यादा सा बना हुआ था। इसी के साथ यहाँ और भी कई ऐसी ही चीज़ें बनी हुई थी। उनके बीच से निकलते हुए डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हम वहाँ फिसल कर गिरना नहीं चाहते थे। वहाँ का फर्श काफ़ी फिसलन भरा था। वहाँ से निकलते हुए, उन रास्तों से गुजरते हुए, वहाँ कई घर बने हुए थे पुराने ज़माने के, और ये हॉरर एरिया था। यहाँ हर किसी को डराने के लिए चीज़ें लगाई गई हैं। अब रात के वक्त, वो भी बारिश में, उन चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जेनिफर को संभाल रहा था और वो बार बार मुझसे आकर लिपट जाती। जैसे ही भयानक सा चेहरा नजर आता दीवारों पर, वो मुझसे लिपट जाती। अब मैं क्या कहता? मैं इसे एक बुरा दिन कहूँ या अच्छा दिन? बुरा दिन इसलिए इतनी परेशानी हो रही है, अच्छा दिन इसलिए आज वो बार बार मुझसे लिपटे जा रही थी। बीच बीच में मैं मुस्कुराता, बीच बीच में गंभीर हो जाता। अब उस रास्ते से हम आगे पहुंचे। सामने वो सड़क थी जो उस छोटे गेट की तरफ जाती थी। उस एग्जिट की तरफ जाने वाला रास्ता यही था। हम उससे चलकर आगे बढ़ने लगे। हम आगे जाते रहे, आगे कोई लाइट नज़र नहीं आई और हम वो वाटर पार्क में पहुंच गए। ये देखते ही मैं और जेनिफर के होश उड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे घूम घूम कर हम वाटर पार्क के अंदर तो आ रहे हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। ऊपर से ये कैसी बारिश है जो दूर तक देखने ही नहीं देती, और इसकी बूंदें इतनी मोटी मोटी हैं कि ज़्यादा देर हम इसमें रुक नहीं पा रहे थे। तब हमने एक शेड देखी, उसके नीचे रुक गए और जेनिफर ने मुझे गले से लगा रखा था और पूछने लगी, जल्दी से यहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, अब डर सा लगने लगा है मुझे। हम कुछ देर वहाँ इंतज़ार करते रहे। अब साथ में ही एक रोलर कोस्टर था। अचानक उसकी लाइट जली। लाइट जलने के बाद मशीन चलने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद वो रोलर कोस्टर अपने आप चलने लगा था। ये देखकर मुझे लगा यहाँ कोई मौजूद तो नहीं जिसने ये रोलर कोस्टर चला दिया। तभी मैंने देखा उस रोलर कोस्टर के ऊपर लगभग 6 लोग बैठे हुए थे जो इंतज़ार कर रहे थे कब ये तेज़ होगा। मैं अब गुस्से में आ गया था। इस बारिश में ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा था, उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कोई ना कोई अंदर है, बारिश का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और रोलर कोस्टर को चलाकर मज़े लेने जा रहा है। मैं उन्हें रोकता या नहीं, लेकिन जेनिफर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। अब मैं जेनिफर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। कोई बात नहीं, कोई मुफ्त में इस तरह रोलर कोस्टर पर बैठना चाहता है तो बैठा रहे, जेनिफर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था मैं। तब उन्होंने पता नहीं कैसे रोलर कोस्टर चलाया और वो चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो रोलर कोस्टर तेज़ होता जा रहा था, नॉर्मल से ज़्यादा तेज़। पहले तो उनके मज़े वाली चीखों की आवाज़ें आ रही थी,
बाद में उनके डरावनी चीखों की आवाज़, और वो रोलर कोस्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ज़्यादा तेज उनकी चीखें, रोने की आवाज़ें, और एक बार तो रोलर कोस्टर उस पटरी से थोड़ा सा उतरा और एक लड़की की बाजू एक पोल से टकराई और बाजू टूटकर बाहर गिर गई। रोलर कोस्टर और तेज, उस झटके में उन सब के शरीर के अंग टूट टूट कर गिर रहे थे। जब भी करीब से रोलर कोस्टर गुजरता, उनकी बाजू टांगें टूट टूट कर गिरती और उसके बाद वो पूरा रोलर कोस्टर उस पटरी से उतरा और मेरे सामने हवा से उड़ता हुआ सीधा फर्श पर धड़ाम की आवाज़, और उनके शरीर के अंग बिखर चुके थे हमारी आंखों के सामने। जेनिफर की तो आंखें ही बंद हो गई। वो चीख पड़ी थी और उसने मुझे गले से लगा लिया था। ये क्या हुआ? मैं खुद घबरा गया था। ऐसा नज़ारा देखकर मेरी टांगें काँप रही थी, मुझे सांस चढ़ चुकी थी। इन्होंने इतना तेज क्यों चलाया? सबके सब मारे गए। अब मैंने जेनिफर को समझाया, चलो देखते हैं, कोई शायद बचा होगा, उसकी मदद करनी होगी हमें। जेनिफर मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आपको मदद करनी चाहिए, भले ही उसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी क्यों ना हो। मैं जेनिफर को लेके आगे बढ़ने लगा था। जैसे ही उस टूटे बिखरे रोलर कोस्टर के पास पहुंचे, शरीर के अंग बिखरे पड़े थे, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं था। हर कोई चिथड़े चिथड़े हो चुका था। फिर जो हमारी आंखों के सामने हुआ, वो हमने उम्मीद तक ना की थी। वो बाजू जो टूटी पड़ी थी वो हिल रही थी, उंगलियां हिल रही थी। वो सर जो एक तरफ कटा पड़ा था, उसकी पलकें झपक रही थी। एक तरफ पड़ी वो टांग जैसे हिलकर उठने की कोशिश कर रही थी। चारों तरफ लड़खड़ाते ये शरीर के अंग ये दिखा रहे थे, कुछ तो अजीब है यहाँ पर। जेनिफर फिर से मुझे गले से लगा गई। उसने आंखें बंद कर ली थी। एक तो लड़कियां डरती बहुत है। जब जब वो मुझे अब गले से लगा रही थी, मेरी चीख निकल रही थी। बार बार वो मुझे डरा देती, और धीरे धीरे वो जो टूटे हुए बाजू थे ना, उनकी उंगलियां उन बाजुओं को खींच रही थी चलकर। वहां ऐसा माहौल था जैसे ये भूतों की बस्ती हो और टूटे अंग जिंदा होने की कोशिश कर रहे हों। वो सर लौट रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वो टांगें सीधी होकर छलांगे लगा रही थी। सब हमारा पीछा कर रहे थे। जेनिफर ने चीखते हुए कहा था, यहाँ से बाहर निकलो, शायद वो बातें सच्ची हैं। यहाँ भूत प्रेत का वास है, ये जगह शापित है, इसीलिए लोग रात को यहाँ नहीं रुकते। मैंने जेनिफर की बाजू पकड़ी और उसके बाद हम आगे की तरफ भागने लगे। मैं भी वहाँ से बचना चाहता था, लेकिन बाहर वाला वो सर्किट का गेट दिख नहीं रहा था। इतनी मूसलाधार बारिश में पानी भी 5-5, 6-6 इंच फर्श से ऊपर आ गया था। अब यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही थी। अब हम भागते भागते उस पहाड़ी के पास पहुँचे। अब उसी पहाड़ी के पीछे वाली साइड वो आइसक्रीम पार्लर बना हुआ था। तो जेनिफर कहने लगी, चलो पार्लर में चलते हैं, वहाँ रुकते हैं। जल्दी से हम पार्लर में पहुँचे। बाहर एक हल्का सा प्लास्टिक का शटर बना हुआ था। वो तब बंद किया जाता जब इसे बंद दिखाया जाना होता। सुरक्षा में उसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन अगर हम अंदर छिप जाएं, उस शटर को लगा दें, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम अंदर हैं। जेनिफर ने ये प्लान बनाया था और हम दोनों छलांग लगाकर कूद कर उस पार्लर के अंदर और शटर लगा दिया। हम दोनों बारिश से बचते हुए चुपचाप बिना आवाज़ किए उस पार्लर के अंदर थे और बाहर से आवाज़ें आने लगी थी। ये सिर्फ बारिश की आवाज़ें नहीं थी, ऐसा लग रहा था उस पानी में कोई और भी था जिसका वज़न भारी था। छप छप की वो आवाज़ें अब बढ़ने लगी थी। छप छप की वो आवाज़ें धीरे धीरे कई छप छप की आवाज़ों में बदल गई। बाहर कई लोग थे जो शायद हमारा पीछा कर रहे थे। शायद वो टांगें, वो टूटे हुए अंग हमें भी वैसा ही बनाना चाहते हों। इसके बाद वो पार्लर हिलने लगा था जैसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा हो। ये स्टील का बना हुआ पार्लर था जो पतली पतली शीट से बना हुआ था। कोई भी आसानी से इसे गिरा सकता था, लेकिन अगर किसी को शक होता तो ना, मतलब उन्हें पता लग गया है कि हम अंदर छिपे हुए हैं।
उन्होंने पार्लर इतनी तेजी से हिलाना शुरू कर दिया था कि अंदर से हमने चीखना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने जल्दी से वो शटर खोला और हर तरफ जिंदा लाशें जैसी, वो अजीब सी मूर्तियों जैसे थे, जैसे मिट्टी के बनी हुई कुछ मूर्तियां हो और वो हिल रही थी। इस पूरी की पूरी दुकान जैसी को हिला रही थी और मैंने जेनिफर को खींचा उस पार्लर से बाहर। वो हमारा पीछा कर रहे थे लेकिन उनकी रफ्तार कमज़ोर, जैसे मूर्तियां जिंदा हो गई और धीरे धीरे चल रही हों, या किसी ने ऐसा मास्क पहन रखा है, ऐसा बॉडी सूट पहन रखा है। मुझे इसका जवाब चाहिए भी नहीं था, बस उनसे जिंदा बचना था। हमने उस नकली पहाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। उस पहाड़ी में नीचे वाली साइड एक गुफा बनी हुई है। अब वो गुफा लोगों को डराने के लिए है, लेकिन हमें तो पता है ना उसके अंदर क्या है। उसके अंदर छिपने की कोशिश करते हैं, बारिश से भी बचेंगे, इन जिंदा लाशों मूर्तियों से भी बचेंगे। हम उस गुफा के अंदर छिपे हुए थे। बाहर से ठक ठक की आवाज आने लगी थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे लकड़ियों से कोई जमीन को ठोक रहा हो, और ऐसी ही आवाज ऊपर से भी आ रही थी। हमारी उस दुकान को बिखेर कर रख दिया था। जेनिफर रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी और अब एक नई मुसीबत। जैसे ही मैंने सर बाहर निकाल कर देखा, ये कोई इंसान नहीं था। एक विशाल मकड़ी जिसका कद 6 से 7 फुट होगा। उसकी वो चमकदार आंखें जैसे जानवर की रोशनी में चमकती है ना, वैसी हरी हरी सी आंखें इसी तरफ घूर रही। और एक मकड़ी से मैं बहुत डरता हूँ। हमेशा जेनिफर मुझसे लिपटती थी डर कर। अब मैंने जेनिफर को जैसे बड़े जोर से दबा दिया था। उसे पकड़कर आंखें बंद कर ली और मैं रोने लगा था, मकड़ी मकड़ी। और जेनिफर मुझसे लिपटे जा रही। ऐसा लग रहा था जैसे 2 छोटे छोटे जीव डरकर आपस में चिपक रहे हों। कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं था। अब ना तो मैं हिम्मत कर पा रहा था, ना जेनिफर हिम्मत कर पा रही थी। मैं डर कर बस उससे मदद की गुहार लगाता रहा और वो मुझसे भी ज़्यादा डरती रही। फिर मुझे लगा अब बचने का एक ही रास्ता है, डर से लड़ना होगा। फिर मैं थोड़ा बाहर निकला और मैंने देखा उस रास्ते पर मकड़ी ने अपना जाला बिछाना शुरू कर दिया था। उसे पता था शिकार अंदर है, बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, तो वो मकड़ी अपना जाल बिछाने लगी थी। उसने वो रास्ता लगभग बंद कर ही दिया था अपने जाल से। बड़ा बड़ा मोटा नायलॉन जैसा जाल। अब उससे बचकर बाहर निकलना था। तो वहाँ पड़ा वो बड़ा सा फट्टा मैंने उठाया और जेनिफर को भी मैंने कहा, अब यही बचने का रास्ता है। ये काट काट कर मारेगी, इतनी बड़ी मकड़ी है, असली है। मैंने भगवान का नाम लिया और सीधा उस मकड़ी के पिछवाड़े पर हमला शुरू कर दिया। वो जाल बिछा रही थी और उसके मोटे से पेट पर हमने वो फट्टों से वार शुरू कर दिया। उस मकड़ी की चीख बड़ी तीखी सी थी। हमें जानवरों की ऐसी चीखें सुनाई नहीं देती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई थी, लेकिन इस गुफा में गूंज कर काफ़ी परेशान हुआ था मैं। इसके बाद उस पर फट्टों से वार करते रहे और जो मकड़ी जाला बिछा रही थी अब वही जाले को काटकर बाहर भाग रही थी। उसने हमारे लिए भी रास्ता खोला और वो मुड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेट का कचूमर बना दिया था फट्टे मार मार कर। हमने मुकाबला किया और वो मकड़ी वहाँ से भागी। और हमें भी पता था गुफा में छिपा नहीं जा सकता, कहीं और मकड़ियाँ आ गई और सामने से वार किया, फिर क्या करेंगे। ये तो मकड़ी उल्टी थी, इसलिए पेट हमने कूट डाला। अगर वो अपना मुंह हमारी तरफ करके होती, शायद उन पंजों से उस मुंह से हमारे 2 टुकड़े कर देती। हमने गुफा से बाहर निकलने में समझदारी समझी। इसके बाद हम सीधा भागने लगे थे उस हॉरर एरिया में। वहाँ पर घर डरावने बने हुए हैं, लेकिन निकलने का रास्ता आसान है। छिपने की जगह बहुत सारी है। काफ़ी छोटे मोटे घर बिल्कुल स्टूडियो की तरह बने हुए हैं और वहीं पर छिपा जा सकता है। ये सोचकर हम उस हॉरर एरिया में पहुंच गए थे और वहाँ रोशनी होनी नहीं चाहिए। किसी ने वहाँ की सारी लाइट्स जला रखी थी और
अब हर जगह वो भयानक डरावनी चेहरे, वो मूर्तियां जो जमीन से आधी निकली हुई दिखाई दे रही थी, और कई जगह पर बड़े बड़े से वो जानवर बनाए हुए डराने के लिए। वो मोटर से चलते थे, जब खास ईंट पर कोई पैर रखता तो वो मोटर चलती और उन्हें डराती। लेकिन हम जब उन ईंटों पर चल रहे थे, इस चलती हुई लाइट में ऐसा लगा था हम डरेंगे, ये हमें डराएंगे। जैसे उन मशीनों को ऑन नहीं किया गया था, सिर्फ लाइट को ऑन किया गया था। हमारा ध्यान तो पीछे था, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। तभी हमने देखा जितने भी स्टूडियो वाले घर बने हुए थे, हर एक घर का दरवाज़ा हिलाया जा रहा था, जैसे उन दरवाज़ों को खोलकर अंदर से कोई बाहर तो आना चाहता हो। लेकिन बाहर से हर एक दरवाजे पर ताला और कुंडा लगा हुआ था, बाहर नहीं आ सकते थे वो। लेकिन डर इसी का था, अगर आ गए तो क्या होगा। और अंदर है क्या चीज़? इंसान है, भूत है, जानवर है, कीड़े हैं, या उससे भी कुछ ज़्यादा। बस वो दरवाजे हिलते रहे, ठक ठक की आवाज़ और ये मूसलाधार बारिश। इसका पानी 2 फुट ऊपर तक आ चुका था, घुटनों से ऊपर था पानी, और उस पानी में चलकर आगे बढ़ना था। हमें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी क्योंकि पानी को चीरना पड़ रहा था, और वो हिलते हुए दरवाजे इतनी तेज़ी से ठक ठक करने लगे जैसे कोई धक्का मारकर दरवाज़ों को तोड़ना चाहता हो। जेनिफर फिर से डरकर मुझसे लिपट जाती और मैं उसे पकड़कर कहता, आगे हमें चलना होगा, जल्दी करो, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। समय बीता जा रहा था, जितना अंधेरा ज़्यादा हुए जा रहा था, डर का माहौल उतना ही ज़्यादा। 2 बज चुके थे और यहाँ दहशत भरी रात थी ये। हम आगे बढ़ने लगे और दरवाजे टूटना शुरू हो गए। कोई कंधे मार रहा था, और जब अंदर से निकला, ये फिल्मों में दिखाई जाने वाली मम्मीज़ जैसे थे। उनके शरीर पर पट्टियाँ की गई थी, जैसे कंकालों के ऊपर पट्टियाँ की गई हों। उनकी आंखें नहीं थी, अंदर से एक लाल रंग की रोशनी दिख रही थी आंखों की जगह पर, और वो पानी में आगे बढ़ने लगे। वो कंकाल नुमा मम्मीज़, जिनकी पतली पतली टांगें वो पानी को आसानी से चीर रही थी। मैं और जेनिफर आगे बढ़ने में परेशानी देख रहे थे। हर घर से वैसी मम्मीज़, उनकी भीड़ हमें पकड़ने के लिए पीछे, और हमसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा। और चीखों की आवाज़ें, ये चीखों की आवाज़ें मम्मीज़ के अंदर से तो आ रही थी, लेकिन ये चीखें ऐसी थी जैसे नर्क में सुनाई देती हैं। लोग जल रहे हों, चीख रहे हों, तड़प रहे हों, वैसी चीखों की आवाज़ें थी ये। अब वो मम्मीज़ हमारे पीछे, और मैंने एक छोटे रास्ते का चुनाव किया। वहाँ स्टूडियो के बीच से एक गली निकलती थी, जो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरकर आगे हम वो पूल में पहुँच सकते थे। जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगे, पानी ऊपर होने लगा था। 2 से 2.5 फुट पानी अब 4 से 5 फुट पानी में बदल गया था। बस हमारे सर ही पानी से बाहर थे। जेनिफर का कद छोटा था, इसलिए उसे मैंने पीठ पर ऊपर की तरफ उठा रखा था, और मैं चलकर आगे बढ़ रहा था। मुझे तैरना पड़ रहा था, और अच्छी तरह से मुझे तैरना आता भी नहीं था, इसलिए ज़मीन पर पैर रखते हुए मैं मेंढक की तरह छलांगे लगाते लगाते आगे बढ़ रहा था पानी में। और जो मम्मीज़ थे, उनका कद तो 4 से 5 फुट था, वो भी मेरे पीछे। जैसे ही वो पानी में आए, वो तैर नहीं रहे थे, वो पानी के नीचे से चलकर आ रहे थे। उनकी रफ्तार तेज़ और मुझसे इतनी तेज़ चला नहीं जा रहा। तभी जेनिफर की चीख निकली, किसी ने मेरा पैर पकड़ा, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। अब उन्होंने जेनिफर का पैर पकड़ा था, और मैंने झटके से जेनिफर को खींचा। जेनिफर कहे जा रही थी किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है, लेकिन अब पीछे से जैसे कोई खींच ना रहा हो। अब मैं बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, और हम पूल के पास थे, और पूल में पानी थोड़ा कम था। वहाँ ऊपर बनी हुई वो छोटी से रास्ते जैसी जगह, उसका चुनाव हमने किया, और पूल से बाहर की तरफ आ गए हम। तभी जेनिफर कहती रही, मेरा पैर किसी ने पकड़ा है। मैंने पीछे देखने नहीं दिया और भगाकर उसे इस तरफ ले आया। एक मम्मी का हाथ जेनिफर की टांग पर था।
वो हड्डी नुमा उंगली से उसने जेनिफर को पकड़ रखा था और वो उंगलियां हिल रही थी। बाजू थी सिर्फ वो, लेकिन जिंदा। जल्दी से मैंने उन उंगलियों को मरोड़ा और उल्टी साइड कर दिया। उस हड्डी नुमा बाजू की मैंने उंगलियां तोड़ डाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। वो जैसे हिलती हिलती तड़पती तड़पती पूल की तरफ भागने लगी। मम्मीज के पास जाने वाली थी वो बाजू। पानी 3 से 3.5 फुट ऊपर तक आ गया था, कमर से भी ऊपर पानी, और अब चलने में परेशानी, और यहाँ बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर से लगा उस गेट को ढूंढते हैं। अब हम उस गेट की तरफ फिर से जाने लगे। वक्त 3:30 बजे का हो गया था। थक हार गए थे। हर जगह परेशानी, भूत प्रेत नजर आए, कई जगह जानवर नजर आए। हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे, रास्ता नहीं मिला। घुमा फिरा कर हम फिर से वही जगह पहुंच जाते। कभी ममीज का सामना, कभी वो पिटी हुई मकड़ी बार बार हमला करने की कोशिश करती। वो लकड़ी के हिस्से गुम हो चुके थे, कपड़े फट चुके थे, हम थक चुके थे। और उसी आइसक्रीम पार्लर की एक तरफ बैठकर, जब पानी 5 फुट से भी ज़्यादा हो गया था, ऐसा लग रहा था ये पानी डुबोकर हमें मार देगा। वक्त 5 बजे के करीब का हो गया था। तब जेनिफर ने मुझे गले से लगा लिया था, मुझे चूम कर कहा था, शायद ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। हमने गलती तो की है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ही मरूं, मेरा साथ मत छोड़ना। अगर यहाँ ज़्यादा भी डर गए, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं मरना तो चाहती हूँ, लेकिन अकेले नहीं। अगर मौत नसीब में है, मैं बस अकेले मरना नहीं चाहती। बचपन से मैं अनाथ रही हूँ, अकेली रही हूँ। अब मैं मौत भी अकेले नहीं अपनाना चाहती। मैंने भी हिम्मत हार ली थी, लेकिन जेनिफर की इन बातों ने दोबारा जैसे जोश भर दिया। किसी मजबूर की मदद करने में अच्छाई का अनुभव होता है। मैं बस चाहता था वो ना मरे। अगर मौत मिलनी है तो मुझे आ जाए। उसने जिंदगी में कुछ नहीं पाया था, जिल्लत के सिवा उसे कुछ नहीं मिला था। काश उसकी ये जिंदगी और आगे जीने को मिल जाए, उसे अच्छी जिंदगी महसूस करने को मिल जाए। ये सोचकर मैं फिर से उठ खड़ा हुआ था। वहाँ लाशें ज़मीन से निकल रही थी। वहाँ दलदल नुमा फर्श बन गया था जिसमें पाँव धंसने लगते। जब हम रुकते पाँव धंसते, जब चलते वो फर्श जैसा महसूस होता, जैसे दलदल खींच रही थी और हमारी कब्र यहीं बनने वाली थी। लेकिन मैं रुका नहीं। जब जब जेनिफर थक जाती भागने से, मैं उसे उठा लेता। अब पानी में थे हम, और इसके बाद आगे मुझे एक बड़ी सी टीन मिली जो पानी में तैर रही थी। अब उसके नीचे थर्मोकॉल चिपके हुए थे, तो मैंने छलांग लगाई और उस पर हम चढ़ गए। पानी से तो बच गए थे, लेकिन वो अपनी दिशा में हवा के साथ इधर उधर बह रही थी और बस सांस लेने के लिए मौका मिला था। अचानक बारिश कमज़ोर सी होने लगी। धीरे धीरे वो बूंदें कम होती गई और अचानक बिल्कुल बारिश गायब, और ये जो टीन थी वो ज़मीन को छुई थी। जो पानी भर रखा था 6 फुट का, वो जैसे कुछ सेकंड में ज़मीन सोख गई। उसके बाद जिस टीन पर हम थे वो गायब हो गई। वहाँ एक तरफ से सूरज की वो किरण दिखी थी जिसने थोड़ा सा उजाला कर दिया था, और ये अम्यूज़मेंट पार्क की चल रही लाइट अपने आप बंद, और इसके बाद हर टूटी हुई चीज़ अपने आप जुड़ चुकी थी, सफाई अपने आप हो चुकी थी। और यहाँ पर इस रोशनी ने जैसे हमें बचा लिया था। उसके बाद 1 घंटे हम अंदर रहे थे, इतना थके थे गेट तक नहीं जा पाए थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने सेकंड सर्किट का वो गेट खोला था। उसके बाद हमारी हालत जो थी, हम बड़ी मुश्किल से बाहर वाले गेट तक पहुँचे और वहाँ मैं बेहोश हो गया। वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे और जेनिफर को अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल में हमारा इलाज हुआ था और हमसे पूछने के लिए कई पुलिस वाले आए थे। जो हमने बताया किसी ने यकीन नहीं किया, और बाद में हम पर दबाव बनाया गया कि ये बात सार्वजनिक ना की जाए, क्योंकि इस घटना के बाद शायद ही कोई अम्यूज़मेंट पार्क में आता। इससे पहले की घटनाओं को भी ऐसे ही दबाया गया था। अब
हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं था, हमें चुप रहना ही था। हमें मोटी रकम भी दी गई थी चुप रहने के लिए, और इसके बाद हमने चुप रहने में समझदारी समझी। नौकरी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। मुझे सीनियर सिक्योरिटी की नौकरी वहीं पर मिली, और उस आइसक्रीम पार्लर में इस अम्यूज़मेंट पार्क वालों ने कई बड़ी सी होर्डिंग्स लगा दी। अब जेनिफर का काम भी चलने लगा। मैं भी अच्छी नौकरी पा चुका था। अब उस घर को मैंने खरीद लिया लोन पर, और जेनिफर मेरे साथ उस घर में आज भी रहती है। हमने शादी कर ली थी, और काम हम आज भी उसी अम्यूज़मेंट पार्क में करते हैं, लेकिन रात के 11:30 तक बाहर निकल आते हैं। ये जंगल हुआ करते थे जहां अम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया है, शापित जंगल जहां रहस्यमय शक्तियां रात में बसेरा करती हैं। 12 बजे से लेकर सूरज चढ़ने तक यहाँ उन शक्तियों का वास रहता है, और वो अपनी गोद में ले लेती हैं हर चीज़ को, फिर सुबह वैसे ही छोड़ देती हैं। अगर कोई इंसान अंदर चला जाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। कुछ बचते हैं, कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ नहीं हुई। अंदर कभी बाहर से मैंने बारिश नहीं देखी, और उन सिक्योरिटी गार्ड ने भी कहा उस रात बारिश हुई ही नहीं थी। बस उस जंगल, उस अम्यूज़मेंट पार्क का जादू था जो इसके अंदर होने वाले को ही महसूस होता है। आज भी नौकरी करता हूँ मैं यहाँ पर। मेरी कहानी पर कोई यकीन नहीं करता। ये मेरी आप बीती है, जिसे सुनकर शायद आप डर रहे होंगे, फिर एक पल के लिए कहेंगे कहानी थी, झूठी थी। असल में थोड़े ना ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इतना थका था मैं कि डूब कर भी मर सकता था।